वो इंसान जिसने आपकी सबसे ज्यादा मदद की, वो इंसान जो हमेशा आपके साथ रहा, वो इंसान जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको आज तक पता भी नहीं चला, क्योंकि असली मैनिपुलेशन वो नहीं होती जो आप देख सकते हैं। असली मैनिपुलेशन वो होती है जो आपको प्यार जैसी लगती है, दोस्ती जैसी लगती है, मदद जैसी लगती है। एक इंसान की कहानी सुनिए। उसके ऑफिस में एक नया कलीग आया, बेहद विनम्र, हमेशा मुस्कुराता हुआ, सबकी मदद करता, सबके दुख सुनता। कुछ ही महीनों में वो सबका पसंदीदा बन गया। लोगों ने उससे अपनी तनख्वाह बताई, अपने मैनेजर की कमजोरियां बताई, अपने सपने बताए, अपने डर बताए, और उस इंसान ने सब सुना, मुस्कुराता रहा, नोट करता रहा। फिर एक दिन प्रमोशन आया और उसी दिन वो सारी बातें जो लोगों ने उस पर भरोसा करके बताई थी, हथियार बन गई उन्हीं लोगों के खिलाफ। क्या वो रातों रात बदल गया था? नहीं, वो पहले दिन से जानता था वो क्या कर रहा है। यही है असली मैनिपुलेशन। कोई चिल्लाता नहीं, कोई धमकी नहीं देता, कोई हमला नहीं करता। वो बस प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, आपकी जिंदगी में, आपके भरोसे में, आपके दिल में। और जब तक आपको पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होती है। निकोलो मैकियावेली ने 500 साल पहले एक बात लिखी थी जो आज भी उतनी ही सच है। इंसान को समझना हो तो उसके शब्द मत देखो, उसका हित देखो। आज की इस वीडियो में हम वो 7 नियम जानेंगे जो आपको उन लोगों से बचाएंगे जो दिखते तो दोस्त हैं लेकिन होते दुश्मन हैं। ये नियम आपको आक्रामक नहीं बनाएंगे, पैरानॉइड नहीं बनाएंगे, लेकिन एक काम जरूर करेंगे, आपकी आंखें खोल देंगे हमेशा के लिए। लेकिन एक बात यही समझ लीजिए, हर मैनिपुलेटर एक जैसा नहीं होता। मनोविज्ञान में एक शब्द है, डार्क ट्रायड। ये नाम 2002 में 2 रिसर्चर्स, पॉलहस और विलियम्स ने दिया था। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, नार्सिसिज्म, जहां इंसान को बस तारीफ और ध्यान चाहिए होता है। दूसरा, मैकियावेलियनिज्म, जहां इंसान ठंडे दिमाग से रणनीति बनाकर अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। और तीसरा, सबसे खतरनाक, साइकोपैथी, जहां इंसान में सहानुभूति लगभग होती ही नहीं। तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों में एक चीज एक जैसी है, दूसरों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता। और ये समझना भी जरूरी है, मैनिपुलेशन हमेशा एक झटके में नहीं होती। सन 1961 में येल यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट स्टेनली मिलग्राम ने एक प्रयोग किया। आम सीधे सादे लोगों से कहा गया, एक बटन दबाओ जिससे बगल के कमरे में बैठे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। हर गलत जवाब पर शॉक और तेज होता गया। नतीजा चौंकाने वाला था। 65% लोग, सिर्फ इसलिए कि बगल में खड़ा एक अधिकारी कह रहा था जारी रखो, आखिरी सबसे खतरनाक बटन तक दबाते चले गए। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अचानक बुरा नहीं बनता, कोई बड़ी छलांग नहीं लगाता। वो छोटे छोटे माफी लायक कदमों में धीरे धीरे वहां तक पहुंचता है। मैनिपुलेशन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, एक झटके में नहीं, कदम दर कदम। अब यहीं से वो सच्चाई निकलती है जो पूरी जिंदगी काम आएगी। मैनिपुलेटर आपकी ताकत पर हमला नहीं करते, वो आपकी भावनाओं पर हमला करते हैं, क्योंकि भावना तर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। गिल्ट आपसे वो करवा देता है जो आप सामान्य हालत में कभी नहीं करते। डर आपसे आपकी आजादी छुड़वा देता है, और प्यार का भ्रम आपकी सारी सीमाएं तोड़ देता है। याद कीजिए, हमने शुरुआत में मैकियावेली की बात सुनी थी, शब्द मत देखो, हित देखो। अब इसी सोच को एक और जगह ले चलते हैं, रिश्तों में। एक रिश्ते की कल्पना कीजिए। शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, आपको लगता है जिंदगी में पहली बार किसी ने सच में आपको समझा है, आपको इतना खास महसूस कराया जाता है कि बाकी सब रिश्ते फीके लगने लगते हैं। फिर धीरे धीरे
दोस्तों से दूरी बढ़ती है, वो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं ही हूं जो तुम्हें सच में समझता है। फिर आपके छोटे छोटे फैसलों पर असर पड़ने लगता है। क्या पहनना है, किससे मिलना है, कहां जाना है। फिर हर छोटी बात पर गिल्ट आने लगता है और आखिर में बचती है सिर्फ आपकी आजादी, जो चुपचाप जरा जरा करके गायब हो चुकी होती है। बिल्कुल वैसे जैसे पानी बूंद बूंद करके पत्थर को काट देता है, इतनी धीमी गति से कि आपको पत्थर कटता हुआ महसूस ही नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात, सबसे माहिर मैनिपुलेटर आपको यकीन दिला देते हैं कि यह फैसला आपका खुद का था। आपको लगता है आपने चुना, लेकिन मंच कहीं और किसी और ने पहले से सजाया था। एक बात यही साफ कर देनी जरूरी है, मैकियावेली खुद कोई मैनिपुलेटर नहीं था जो ये सलाह दे रहा था कि धोखा दो। वो बस ये समझा रहा था कि सत्ता असल में कैसे काम करती है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी को समझता है ताकि इलाज हो सके, ना कि ताकि बीमारी फैले। उसका मकसद था लोगों को ये सिखाना कि दुनिया कैसे चलती है, ताकि वो धोखा खाने से बच सके, ना कि खुद धोखा देना सीखे। तो असली सवाल ये है, पहचाने कैसे? कुछ संकेत हैं जो लगभग हमेशा साथ चलते हैं। कोई इंसान बहुत जल्दी आपका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, इतनी तेजी जितनी सामान्य नहीं होती। उसे आपकी कमजोरियों में असामान्य दिलचस्पी होती है। वो बार बार बड़ी नजाकत से वही लौटता है। वो आपकी सीमाओं को छोटे छोटे तरीकों से टेस्ट करता है, कभी आपका समय लेकर, कभी आपकी पर्सनल स्पेस में हल्का सा दखल देकर, और चुपचाप देखता है आप कितना सहन करते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर गिल्ट पैदा करने की कला जानता है, और सबसे बड़ा संकेत, वो चाहता है आप भावनात्मक रूप से सिर्फ उसी पर निर्भर हो जाएं। लेकिन एक बात यही साफ कर देनी जरूरी है, ताकि आप हर इंसान पर शक करना शुरू न कर दें। हर सलाह मैनिपुलेशन नहीं होती, हर प्रभाव मैनिपुलेशन नहीं होता, हर अच्छा लीडर मैनिपुलेटर नहीं होता। फर्क सिर्फ एक चीज में है, इरादे में। क्या सामने वाला सच में आपका भला चाहता है, या सिर्फ अपना फायदा आपके भरोसे की कीमत पर? और एक वजह यह भी है कि लोग ये संकेत देखकर भी नहीं देख पाते। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। जब हम एक बार किसी पर भरोसा कर लेते हैं, हमारा दिमाग खुद ब खुद उसके व्यवहार को सही ठहराने लगता है। छोटी छोटी गलतियां हम खुद माफ कर देते हैं, क्योंकि हम मान चुके होते हैं कि ये इंसान अच्छा है। इसीलिए जितना ज्यादा भरोसा, उतना ज्यादा हम अपनी ही आंखें बंद कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 7 नियमों की, जो आपको ये ताकत देंगे पहचानने की भी और खुद को बचाने की भी। पहला नियम है, सब कुछ मत बताओ। कल्पना कीजिए आप शतरंज खेल रहे हैं और खेल शुरू होने से पहले ही आप विरोधी को बता देते हैं आपकी अगली 5 चालें क्या होंगी। बताइए, जीतेगा कौन? जवाब आपको खुद पता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जो लोग अपनी हर योजना, हर सपना, हर अगला कदम हर किसी को बता देते हैं, वो अनजाने में अपने विरोधियों को अपनी चाल पहले ही दिखा रहे होते हैं। एक लड़के ने अपना नया बिजनेस आइडिया बड़े उत्साह में एक महफिल में सबके सामने शेयर कर दिया। ज्यादातर लोगों ने बधाई दी, तालियां बजाई। कुछ लोग बस चुप रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। कुछ महीनों बाद उसे पता चला वही आइडिया लगभग वैसा ही कोई और पहले ही लॉन्च कर चुका है, बाजार में उतार चुका है। किसी ने कुछ चुराया नहीं था, कानूनी तौर पर सब साफ था। बस किसी ने सुना और उससे तेजी से काम कर दिया। मैनिपुलेटर जानकारी को सोना समझते हैं। वो जानना चाहते हैं आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस चीज का डर है, आपको किस चीज की जरूरत है, कौन सी मान्यता चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपकी सबसे गहरी कमजोरी क्या है। और ये जानकारी वो निकालते कैसे हैं? बड़ी आसानी से। वो पूछते नहीं, वो बस सुनते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी ग्रुप में हो, एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। आप हैरान रह जाएंगे कितनी जल्दी लोग खुद अपनी महत्वाकांक्षा, अपना डर
अपनी ईर्ष्या जाहिर कर देते हैं बिना किसी के पूछे। एक कमरे की कल्पना कीजिए, उसमें 2 लोग हैं। एक लगातार बोल रहा है, दूसरा बस सुन रहा है चुपचाप। खुद से पूछिए, इन दोनों में से ज्यादा ताकत असल में किसके पास है? जो अपने पत्ते हमेशा खुले रखता है वो खेल में जल्दी हार भी जाता है और लुट भी जल्दी जाता है। इसका एक बहुत बड़ा असली दुनिया का उदाहरण है एलिजाबेथ होम्स और उनकी कंपनी थेरानोस का। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक ऐसी तकनीक है जो खून की सिर्फ कुछ बूंदों से सैकड़ों बीमारियों का टेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टर्स को, डॉक्टरों को, मीडिया को, सबको सिर्फ उतना ही दिखाया गया जितना दिखाना जरूरी था। पूरी जानकारी, पूरी टेक्नोलॉजी कभी खुलकर सामने नहीं आई। सालों तक सिर्फ जानकारी को नियंत्रित रखने के दम पर कंपनी की वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन जब सच सामने आया कि तकनीक काम ही नहीं करती थी, पूरा सच एक झूठ निकला और एलिजाबेथ होम्स को धोखाधड़ी के आरोप में दोषी करार दिया गया। यह दिखाता है जो जानकारी को नियंत्रित करता है कुछ समय के लिए वो सबसे ताकतवर दिखता है, लेकिन झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो हमेशा के लिए छुप नहीं सकता। दूसरा नियम है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। इससे पहले कि हम कहानी में जाएं, एक छोटी सी दिमाग की साइंस समझ लीजिए। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह हमारी भावनाओं का केंद्र है। और एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हमारा सोच समझ, तर्क करने वाला हिस्सा है। जब कोई हमें भावनात्मक रूप से उकसाता है, एमिगडाला इतनी तेजी से रिएक्ट करती है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसे साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन ने एक नाम दिया था, एमिगडाला हाईजैक। यानी हमारा भावुक हिस्सा हमारे सोच समझ वाले हिस्से को कुछ पल के लिए अगवा कर लेता है। इसी वजह से हम गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। कल्पना कीजिए, कोई आपका अपमान करता है सबके सामने, बिल्कुल भरी सभा में। एक इंसान तुरंत गुस्से में फट पड़ता है, चिल्लाता है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में और उलझ जाता है। दूसरा इंसान बिल्कुल शांत रहता है, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे में मौजूद हर इंसान को पता है इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन दिखा। एक ऑफिस में 2 एम्प्लॉय थे। एक बहुत जल्दी भावुक हो जाता था, हर छोटी आलोचना पर डिफेंसिव हो जाता। दूसरा, चाहे कितनी भी उकसाने वाली बात हो, अपनी शांति नहीं खोता था। दोनों को बार बार जानबूझकर उकसाया गया, छोटी छोटी बातों में उलझाया गया, क्रेडिट को लेकर, फैसलों को लेकर, मीटिंग्स में सबके सामने। जो जल्दी गुस्सा होता था उसकी छवि धीरे धीरे इमोशन और अविश्वसनीय बन गई और प्रमोशन आखिर में किसी और को मिला, उसी शांत रहने वाले को जिसने कभी अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भावुक इंसान प्रेडिक्टेबल होता है और प्रेडिक्टेबल इंसान को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। गिल्ट और डर, ये मैनिपुलेटर के 2 सबसे पसंदीदा हथियार हैं। इसे एक नाम भी दिया गया है, फॉग टेक्निक। फियर, ऑब्लिगेशन और गिल्ट, ये नाम थेरेपिस्ट सूजन फॉरवर्ड ने अपनी किताब इमोशनल ब्लैकमेल में दिया था। जब कोई आपको डर दिखाता है या फाराजा का एहसास कराता है या गिल्ट में डालता है, तीनों मिलकर एक ऐसी धुंध बना देते हैं जिसमें आप साफ साफ सोचना ही भूल जाते हैं। डर का इस्तेमाल सदियों से राजा और तानाशाह करते आए हैं और सच ये है, ज्यादातर डर असल में हकीकत में नहीं होता, हमारी अपनी कल्पना में पैदा होता है। तो अगली बार जब कोई आपको भावनात्मक रूप से उकसाए, खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? ये भावना मुझसे क्या करवाना चाहती है? और क्या यही रिएक्शन सच में मेरे अपने हित में है? जो अपनी भावनाओं का खुद मालिक है उसे कोई कठपुतली नहीं बना सकता। तीसरा नियम है रणनीतिक चुप्पी। कल्पना कीजिए, एक कमरा है धीमी रोशनी में, उसमें 2 लोग बैठे हैं। एक लगातार बोल रहा है अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में,
अपनी परेशानियों के बारे में, दूसरा बस सुन रहा है, कभी कभी सिर हिला देता है। 1 घंटे बाद पहले वाला इंसान अपनी पूरी मानसिक दुनिया खोल कर रख चुका होता है, बिना ये जाने कि उसने कितना कुछ बता दिया। याद है, हमने ये एक बोलता है एक सुनता है वाला दृश्य पहले भी देखा था। ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि यही एक चाल बार बार हर जगह दोहराई जाती है। अनुभवी पूछताछ करने वाले यही जानते हैं, कम बोलो। लंबी चुप्पी के बाद इंसान खुद ही बोलना शुरू कर देता है, बिना पूछे भी सच उगल देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि खामोशी असहज लगती है और उसे भरना जरूरी लगता है। शेर की कल्पना कीजिए। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा दहाड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे हर पल अपनी ताकत साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। उसकी चुप्पी में भी एक अधिकार होता है, एक ठहराव होता है। जो अपनी जुबान को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अपनी पूरी जिंदगी को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। चौथा नियम है, छिपे एजेंडे को पहचानो। बहुत कम लोग सीधे सीधे आपको नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने हित को आपके हित से ऊपर रखते हैं, बिना ये कभी जाहिर किए। एक फ्रेंड की कल्पना कीजिए जो आपकी सफलता पर मुस्कुराता है, बधाई भी देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक हल्की तुलना चलती रहती है, एक हल्की ईर्ष्या जो बस सही मौके का इंतजार करती है। ऑफिस में भी ऐसा एक कलीग होता है जो सीधे कभी विरोध नहीं करता, बस जरूरी जानकारी थोड़ी देर से देता है, आपकी छोटी गलती को थोड़ा बड़ा करके बताता है, क्रेडिट को धीरे धीरे बांटने की कोशिश करता है। कभी सीधा टकराव नहीं होता, बस एक स्थिर, शांत, कमजोर करने वाला खेल चलता रहता है। ऐसे लोग अक्सर एक और चीज का फायदा उठाते हैं, जिसे रिसर्चर रॉबर्ट सियाल्दिनी ने रेसिप्रोसिटी का नाम दिया, यानी बदले की भावना। इंसान का स्वभाव है, अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है, चाहे हमने मांगा ना हो, हम खुद को उनका कर्जदार महसूस करते हैं। इसलिए जब कोई बार बार छोटी छोटी मदद करता है, बिना मांगे गिफ्ट देता है, एहसान जताता है, वो धीरे धीरे आपके अंदर एक कर्ज का एहसास बना रहा होता है, जिसे चुकाने के लिए आप अपनी सीमाएं तोड़ने लगते हैं। रिश्तों में ये खेल थोड़ा और खतरनाक रूप में चलता है। इसकी शुरुआत अक्सर एक तरीके से होती है, जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। शुरुआत में आपको इतना प्यार, इतनी तारीफ, इतना ध्यान दिया जाता है कि आप खुद को दुनिया का सबसे खास इंसान समझने लगते हैं। रोज मैसेज, रोज तारीफें, रोज वादे, इतनी तेजी से जितनी नॉर्मल रिश्ते में नहीं होती। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक रणनीति है। जितनी जल्दी आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उतनी जल्दी आप अपनी सीमाएं नीचे कर देते हैं। असली प्यार आपकी आजादी का सम्मान करता है। मैनिपुलेटर आजादी को खतरा समझता है, इसलिए धीरे धीरे दोस्तों से दूरी बनवाई जाती है। आपका आत्मविश्वास हल्का हल्का करके कमजोर किया जाता है, और इसे लोग अक्सर प्यार समझ बैठते हैं, जबकि असल में ये एक तरह की भावनात्मक कैद होती है। अब सवाल ये उठता है, लोग ऐसे रिश्तों में रहते क्यों हैं जब उन्हें पता भी चल जाए कि कुछ ठीक नहीं है? इसका जवाब भी दिमाग के अंदर छिपा है। जब प्यार, तारीफ या इनाम कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, यानी अप्रत्याशित तरीके से मिलता है, तो हमारा दिमाग उसका और ज्यादा आदी हो जाता है, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह। कैसीनो में लोग घंटों बैठे रहते हैं, क्योंकि हर बार जीत नहीं होती, लेकिन कभी कभी अचानक जीत हो जाती है। और यही अनिश्चितता हमारे दिमाग के चाहत वाले सिस्टम को, डोपामिन को सबसे ज्यादा सक्रिय करती है। जब कोई रिश्ता भी इसी तरह चलता है, कभी प्यार, कभी ठंडापन, कभी तारीफ, कभी बेइज्जती, तो दिमाग उसी स्लॉट मशीन की तरह उस इंसान के पीछे भागता रह जाता है, ये सोचकर कि अगली बार शायद फिर से वही पहला प्यार वापस आ जाए। इसी वजह से जब रिश्ता बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तब भी उसे छोड़ना इतना मुश्किल लगता है। इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये दिमाग की केमिस्ट्री है। जैसे एक नशा छोड़ना मुश्किल होता है,
वैसे ही एक आदत सी बनी हुई तकलीफ को छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग ने दर्द और प्यार दोनों को एक ही इंसान से जुड़ा हुआ सीख लिया होता है। और जब कभी हिम्मत करके आप इस व्यवहार को पॉइंट आउट करते हैं, एक बहुत ही कॉमन पैटर्न सामने आता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट जेनिफर फ्रॉयड ने नाम दिया था डार्वो। पहले वो सीधा इनकार करते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। फिर वो उल्टा आप पर हमला करते हैं, आपकी याददाश्त पर, आपकी सोच पर सवाल उठाते हैं, और आखिर में सबसे चौंकाने वाली बात, वो खुद को पीड़ित बनाकर पेश करते हैं और आपको ही दोष देते हैं। डिनाय, अटैक और रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। इसीलिए डार्वो, अगर कभी किसी बातचीत में ऐसा महसूस हो कि आप गलती करके भी माफी मांग रहे हैं, जबकि शुरुआत आपकी शिकायत से हुई थी, तो समझ लीजिए ये एक पैटर्न है, कोई इत्तेफाक नहीं। खुद से पूछिए, इससे सामने वाले को असल में क्या फायदा हो रहा है? अगर मैं मना कर दूं तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? और क्या उसका सम्मान सिर्फ तब तक है जब तक मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूं? याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ एक तरफ के फायदे पर टिका हो, वो रिश्ता नहीं, व्यापार है। 5वां नियम है, स्वीकृति की तलाश बंद करो। एक बच्चे की कल्पना कीजिए जो अभी अभी एक तस्वीर बनाकर खत्म करता है और फौरन माँ बाप की तरफ देखता है मान्यता के लिए। ये चाहत बचपन से हमारे अंदर होती है, बिल्कुल स्वाभाविक। और इसकी एक जैविक वजह भी है। रिसर्च बताती है कि जब हम रिजेक्ट होते हैं, हमारा दिमाग वही हिस्सा एक्टिवेट करता है जो फिजिकल दर्द के वक्त एक्टिवेट होता है, यानी ना सुनना या किसी की नाराजगी झेलना सच में लिटरली दर्द जैसा महसूस होता है। और मैनिपुलेटर चाहे जाने या अनजाने में इसी जैविक सच्चाई का फायदा उठाते हैं। यही चाहत बड़े होकर अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसे अप्रूवल एडिक्शन कहा जा सकता है, एक ऐसी मानसिक कैद जहां आपका आत्मसम्मान दूसरों के हाथ में चला जाता है। और ये चाहत सब में बराबर नहीं होती। अटैचमेंट थ्योरी के अनुसार जो लोग बचपन में अनिश्चित या भरोसे लायक न रहने वाले रिश्तों में बड़े हुए होते हैं, उन्हें साइकोलॉजिस्ट एंग्जियस अटैचमेंट कहते हैं। उनके लिए ये मान्यता की भूख और भी तीव्र होती है। उनका दिमाग दूरी को खतरे की तरह इंटरप्रेट करता है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर दूसरों को खुश रखना चाहते हैं ताकि वो दूरी ना आए। एक इंसान की कल्पना कीजिए जो हमेशा सबकी मदद करता, हर रिक्वेस्ट को हाँ कहता, कभी मना नहीं करता। धीरे धीरे वो थकने लगा, अंदर से टूटने लगा, क्योंकि वो असल में सम्मान नहीं कमा रहा था, वो मान्यता खरीदने की कोशिश कर रहा था। और मान्यता कभी काफी नहीं होती, जितनी मिलती है उतनी और चाहिए होती है। खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, अगर पूरी दुनिया आपकी आलोचना करे लेकिन आपको खुद अंदर से पता हो कि आप सही हैं, तो क्या आप फिर भी अपने फैसले पर टिके रहेंगे? याद रखिए, जिसका आत्मसम्मान दूसरों की राय से चलता है, उसके पास असली आजादी कभी नहीं होती। 6वां नियम है, सीमाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। सीमाएं दीवारें नहीं होती, सीमाएं दरवाजे होती हैं जो तय करती हैं कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा। मैनिपुलेटर हमेशा पहले छोटी सीमाओं को टेस्ट करता है, आपका थोड़ा समय लेकर, आपकी पर्सनल स्पेस में थोड़ा दखल देकर, और चुपचाप देखता है आप कितना सहन करते हैं। इसे साइकोलॉजी में फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। ये नाम 1966 के एक प्रयोग से आया, जहां रिसर्चर्स ने दिखाया कि अगर कोई पहले एक छोटी सी बात मनवा ले, तो उसके बाद उसी इंसान से एक बड़ी बात मनवाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि एक बार जब हम किसी बात के लिए कह देते हैं, हमारा दिमाग खुद को उस फैसले के साथ कंसिस्टेंट रखना चाहता है, इसलिए अगली बार ना कहना और भी मुश्किल लगता है। ना कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जैसा हमने पिछले नियम में देखा, रिजेक्शन का डर हमारे दिमाग में लिटरली दर्द की तरह काम करता है। इसीलिए कहीं गहरे हम उस दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, चाहे उसकी कीमत हमें अपनी ही सीमाएं तोड़कर चुकानी पड़े।
डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है अपनी मानसिक शांति को दूसरों के व्यवहार से अलग रखना। जरा सोचिए, आपकी रोज की ऊर्जा सीमित है, बिल्कुल एक करेंसी की तरह। अगर हर इंसान उसका एक हिस्सा ले जाए तो आपके अपने लक्ष्यों के लिए क्या बचेगा? एक युवा लड़के की कल्पना कीजिए जो सालों तक सबको खुश करने की कोशिश करता रहा। आखिर में उसने ना कहना शुरू किया। जो लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे वो धीरे धीरे दूर चले गए, और जो सच में साथ थे वो रुके रहे, बल्कि पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। सीमाएं जो इंसान खुद तय नहीं करता, उसकी जिंदगी कोई और तय करता है। 7वां और आखिरी नियम है, अप्रत्याशित बनो। प्रेडिक्टेबल इंसान को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। एक शिकारी की कल्पना कीजिए। अगर शिकार हमेशा एक ही रास्ते से गुजरता है तो उसे पकड़ना बेहद आसान हो जाता है, लेकिन अगर उसका व्यवहार लगातार बदलता रहे तो शिकारी के लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। आज की दुनिया में लोग अपनी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा सार्वजनिक कर देते हैं। हर मूड, हर योजना, हर कमजोरी। और जितनी ज्यादा जानकारी उपलब्ध होती है, किसी को पढ़ना उतना ही आसान हो जाता है। एक उदाहरण लीजिए, कोई आपको उकसाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा उकसाता आया है, लेकिन इस बार आप शांत रहते हैं। वो फिर कोशिश करता है, वही पुराना तरीका आजमाता है, फिर भी वही शांति मिलती है। धीरे धीरे उसका पूरा मानसिक मॉडल जो उसने आपके बारे में बनाया था टूटने लगता है। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये अराजकता नहीं है, ये एक रणनीतिक लचीलापन है। पानी की तरह सोचिए, पानी कठोर नहीं होता, फिर भी चट्टानों को काट देता है, क्योंकि वो हालात के हिसाब से अपना आकार बदल सकता है। अब इन 7 नियमों के बाद एक आखिरी और शायद सबसे कठोर सच्चाई। ज्यादातर लोग सबसे पहले अपने ही हित के बारे में सोचते हैं। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इतिहास इसे बार बार साबित करता आया है। राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में, दोस्ती में, यहां तक कि युद्धों में भी। 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने एक प्रयोग किया। सामान्य सीधे सादे कॉलेज स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया। कुछ गार्ड बने, कुछ कैदी। सिर्फ 6 दिन के अंदर जो स्टूडेंट्स गार्ड बने थे, उनमें से कई इतने कठोर हो गए कि प्रयोग बीच में ही रोकना पड़ा। ये कोई बुरे लोगों का प्रयोग नहीं था। ये दिखाता है कि सही परिस्थिति और ताकत मिल जाए तो कोई भी, आप भी, मैं भी बदल सकता है। और इतिहास में इसका सबसे दुखद उदाहरण है जोन्सटाउन। 1970 के दशक में जिम जोन्स नाम के एक धार्मिक नेता ने सैकड़ों लोगों का इतना गहरा भरोसा जीता, इतनी दूरी बनवाई बाकी दुनिया से, इतना डर पैदा किया कि 900 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये कोई अकेली अचानक हुई घटना नहीं थी। ये वही 7 नियम थे जो हमने अभी सीखे, लेकिन एक ऐसे इंसान के हाथों में जिसके पास कोई सीमा नहीं थी, कोई ज़मीर नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, इंसान इंसान है। असुरक्षा वहीं से पैदा होती है जहां हम मान लेते हैं कि हर कोई हमारी ही तरह सोचता है, हमारी ही तरह ईमानदार है। यही भ्रम हमें सबसे कमजोर बनाता है। याद रखिए, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर तारीफ ईमानदारी नहीं होती, हर करीबी रिश्ता प्यार नहीं होता। शक्ति सिर्फ राजनीति में नहीं होती, शक्ति हर रिश्ते में मौजूद होती है। जहां भी कोई आपके फैसलों को प्रभावित कर सकता है, आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वहां शक्ति मौजूद है। और एक आखिरी फर्क समझना जरूरी है, हर प्रभाव मैनिपुलेशन नहीं होता। फर्क सीधा है। अगर किसी रिश्ते में दोनों लोगों का फायदा हो तो वो प्रभाव है। अगर सिर्फ एक इंसान का फायदा हो दूसरे की कीमत पर तो वो मैनिपुलेशन है। एक अच्छा दोस्त आपको सच बताता है, चाहे सुनने में बुरा लगे, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। एक मैनिपुलेटर आपको वही बताता है जो आपको सुनना है,
क्योंकि वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहता है। और खुद को सुरक्षित रखने का सबसे मजबूत तरीका है अपने अंदर एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बनाना। इसका मतलब है अपनी खुशी, अपना आत्मसम्मान, अपने फैसले दूसरों की राय या मंजूरी पर निर्भर ना करना, बल्कि खुद अपने हाथों में रखना। जब ये नियंत्रण आपके अंदर होता है, कोई भी बाहर वाला इंसान उसे हिला नहीं सकता। इस पूरी वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, मकसद था आपको जगाना। तो एक बार फिर याद कर लीजिए, जानकारी शक्ति क्यों है, भावनाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है, चुप्पी इतनी असरदार क्यों होती है, सीमाएं क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, आपका मन ही आपका सबसे मजबूत किला है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको कभी कोई धोखा नहीं देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अब आप ज्यादा जागरूक होंगे, ज्यादा सतर्क होंगे, और सबसे जरूरी, पहले से कहीं ज्यादा आजाद होंगे। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे नियंत्रित करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है।